सोचिए, प्राचीन भारत में समाज के पास एक ऐसी रूल बुक थी जो सब कुछ तय करती थी। किससे शादी होगी, कौन क्या काम करेगा। लेकिन तब क्या होता था जब लोग उन नियमों को तोड़ने का फैसला करते थे? इस विश्लेषण में हम 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के बीच सामाजिक आदर्शों और असल जिंदगी के बीच की इसी दिलचस्प खींचतान को समझेंगे। महाभारत जैसी जो महागाथाएं हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो तो समाज का एक तरह से आईना थी, एक ब्लूप्रिंट जो ये बताता था कि हर किसी से कैसे व्यवहार की उम्मीद की जाती है। और ये कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं थे। नहीं, ये नियम जिंदगी के हर पहलू पर लागू होते थे। शादी, काम और यहाँ तक कि सत्ता भी। हर इंसान की जगह इस सामाजिक व्यवस्था में पहले से ही तय कर दी गई थी। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। क्या होता है जब कागज पर लिखे आदर्श असल जिंदगी की उथल-पुथल से टकराते हैं? इस टकराव को समझने के लिए पहले हमें उस आइडियल प्लान को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मणवादी ग्रंथों में बताए गए आदर्श समाज से। इस सामाजिक ढांचे की जड़ें आप कह सकते हैं एक दैवीय कहानी से जुड़ी थीं। मतलब ये माना जाता था कि 4 अलग-अलग सामाजिक वर्ग, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वो एक विराट पुरुष के शरीर के अलग-अलग हिस्सों से पैदा हुए थे। धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों ने हर वर्ण के लिए एक खास काम तय कर दिया था। ब्राह्मण ज्ञान और अनुष्ठान संभालते थे, क्षत्रिय युद्ध और शासन करते थे, वैश्य अर्थव्यवस्था चलाते थे और शूद्रों का काम था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। अब इस दुनिया में झांकने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी खिड़की कौन सी है? वो है महाभारत। एक ऐसा महाकाव्य जिसे बनने में ही करीब 1000 साल लग गए। इसका स्केल जबरदस्त है और ये सिर्फ उस दौर के सामाजिक नियमों को दिखाता ही नहीं, बल्कि उन्हें और भी पक्का करता था, लोगों को बताता था कि जीने का सही तरीका क्या है। और सोचिए, ये ग्रंथ इतना कॉम्प्लेक्स था कि विद्वानों की एक टीम को इसका एक क्रिटिकल एडिशन, मतलब एक भरोसेमंद संस्करण तैयार करने में पूरे 47 साल लग गए। इससे पता चलता है कि इतिहासकार कितने गहरे सोर्सेस से डील करते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। वो कौन से नियम थे जो परिवार को चलाते थे? और इसकी शुरुआत होती है विरासत से। सबसे बड़ा नियम था पितृवंश, यानी सत्ता और संपत्ति पिता से बेटे को मिलेगी। महाभारत की जो पूरी कहानी है ना, सिंहासन के लिए चचेरे भाइयों की लड़ाई, वो इसी नियम को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा सबक है। शादी को लेकर भी बड़े सख्त नियम थे। एक खास नियम था बहिर्विवाह का। इसका मतलब था कि कोई भी अपने खानदान या गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकता था। इससे ये तय होता था कि वंश अलग अलग रहें। और यहीं से कहानी में असली मजा आना शुरू होता है, क्योंकि सबूत हमें बताते हैं कि ये जो आइडियल प्लान था उसे अक्सर नजरअंदाज भी किया जाता था। पहला बड़ा सवाल, राजा कौन बन सकता है? नियम कहते थे सिर्फ क्षत्रिय, लेकिन असलियत में मौर्य जैसे बड़े बड़े राजवंश क्षत्रिय नहीं थे। ये तो सीधी सीधी उस सोच को चुनौती थी कि सिर्फ एक ही वर्ग राज कर सकता है। यहां तक कि बाहर से आए शासक, जिन्हें ग्रंथों में बर्बरिया म्लेच्छ कहा गया, वो भी यहां के राजा बने। शक शासक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सत्ता की असलियत ग्रंथों में लिखी बातों पर भारी पड़ती थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पे नजर डालते हैं। दक्कन के सातवाहन शासक। इन्होंने तो परिवार से जुड़े नियमों को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। इसका सबसे बड़ा सुराग मिलता है सातवाहन शिलालेखों में। जरा ध्यान से देखिए, राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम से शुरू हो रहे हैं। जैसे गौतमीपुत्र का मतलब है गौतमी का पुत्र। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो हुआ ये कि सातवाहनों ने धर्मशास्त्रों के बनाए नियमों को एक एक करके तोड़ा। रानियां शादी के बाद अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ती थीं और कई बार तो वो अपने ही गोत्र में शादी कर लेती थीं, जो कि बहिर्विवाह के नियम का सीधा उल्लंघन था। तो जहां एक तरफ ताकतवर लोग नियमों को अपने हिसाब से मोड़ रहे थे, वहीं समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये नियम एक लोहे के पिंजरे की तरह थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह बाहर थे। जिन लोगों को अछूत या अस्पृश्य माना जाता था, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मनुस्मृति में चांडाल कहे जाने वाले लोगों के लिए जो नियम बताए गए हैं, वो एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती भी मिल रही थी, खासकर बौद्ध धर्म की तरफ से। जैसा कि इस जातक कथा में कहा गया है
ये सोच सीधे सीधे उस ब्राह्मणवादी विचार को चुनौती दे रही थी कि इंसान की कीमत उसके जन्म से होती है, ना कि उसके कर्मों और चरित्र से। तो ऐतिहासिक सबूतों को देखकर ये साफ हो जाता है कि ये समाज सख्त नियमों में जकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ लगातार बहस और मोलभाव चलता रहता था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें महाभारत में ही मिलता है, द्रौपदी की कहानी में। उनकी स्थिति ने समाज में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी कि क्या किसी का किसी पर मालिकाना हक हो सकता है। इससे पता चलता है कि सबसे बुनियादी नियम भी बहस के लिए खुले थे। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जन्म, कर्तव्य और सामाजिक ऊंच नीच के बारे में ये जो हजारों साल पुराने विचार हैं, वो आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं।